सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेस में स्वागत है। और रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के टॉपिक में अपन डिस्कस कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। और लास्ट क्लास में अपन ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अभी अपन डिस्कस करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से क्या मतलब, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कम अभिक्रियाशील तत्व से क्या मतलब है, तो इसके लिए अपन सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे। पहले सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी से क्या मतलब है, किसी धातु को या तत्व को उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार की जो सूची है उसे क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसका अपन फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो तत्व या धातु है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यहां सबसे ऊपर है पोटेशियम, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इस धातु के नीचे की तरफ बाकी धातु होंगे जो पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील होंगे। यानी कि अब जो अपन धातु लिखेंगे वो घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में होंगे। तो पोटेशियम के बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसके बाद में आयरन, इसके बाद में लेड यानी पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी यानी सिल्वर और सोना। तो इस सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु या तत्व क्या है, सोना है। सबसे कम अभिक्रियाशील और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता का एक घटता क्रम है। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। इस सक्रियता श्रेणी को देख के अपन यह बता सकते हैं कि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया
और अपन पोटेशियम की तुलना यदि मैग्नीशियम से करें तो मैग्नीशियम पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। इसके बाद में एक और डिस्कस कर लेते हैं। यदि अपन कोई भी दो तत्व की तुलना करते हैं इसमें, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर की, तो एल्यूमिनियम इस सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर की तरफ है और कॉपर है वो एल्यूमिनियम से नीचे की तरफ है। तो इसमें सबसे अधिक जो इन दोनों में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा और कम क्रियाशील कॉपर होगा। तो इस प्रकार से अपन इस सक्रियता श्रेणी को देख के यह बता सकते हैं कि कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है। इसके बाद अपन बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु को अपन कैसे पहचानेंगे और कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को कैसे पहचानेंगे, इस सक्रियता श्रेणी को देखकर अपन यह पता लगा लेंगे। इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जिंक की क्रिया CuSO4 से कराएंगे। यहां जिंक सॉलिड अवस्था में है, स्मॉल एस लिखेंगे। CuSO4 एक्वस है, AQ लिखेंगे। जब इन दोनों अभिकारक की आपस में क्रिया कराते हैं तो इस अभिकारक में जिंक है और CuSO4 जो अभिकारक है इसमें कॉपर तत्व है। सक्रियता श्रेणी को देखकर अपन यह पता लगाएंगे कि इन दोनों तत्व में से कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक और कॉपर अपन देखते हैं। इसमें जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा। इसका मतलब जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है तुलनात्मक रूप से कॉपर से। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इस कॉपर को इस यौगिक में से विस्थापित कर देगा या हटा देगा। कॉपर यहां से हटेगा और इस कॉपर की जगह अधिक अभिक्रियाशील तत्व जिंक जुड़ जाएगा और ZnSO4 का निर्माण होगा। इस रासायनिक समीकरण में हमने मुख्य बात यह सीखी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जिंक कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित करेगा और इसकी जगह स्वयं जिंक जुड़ेगा और यहां जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। ऐसी अभिक्रिया को
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां जिंक सल्फेट एक्वस है तो इसे AQ लिखेंगे, कॉपर सॉलिड है इसे S से लिखेंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसके बाद दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। Fe की क्रिया CuSO4 से कराएंगे। Fe सॉलिड अवस्था में है, S लिखेंगे। CuSO4 एक्वस अवस्था में है, जलीय विलयन है, इसे AQ से लिखेंगे। हमारे पास यहाँ दो अभिकारक हैं, आयरन और CuSO4। सक्रियता श्रेणी को देखकर हम यह पता लगाएंगे कि आयरन यानी Fe और कॉपर में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। Fe ये रहा और कॉपर नीचे की तरफ है। इसका मतलब Fe अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो Fe क्या करेगा, इस CuSO4 में से Cu को यहां से हटा देगा। Cu के हटने के बाद Fe इसके साथ जुड़ेगा SO4 के साथ और FeSO4 का निर्माण करेगा। FeSO4 एक्वस है और Cu सॉलिड है। इसको दूसरे तरीके से अपन समझते हैं। लोहे की एक कील है, उसको CuSO4 के विलयन में डुबाएंगे अपन। CuSO4 का विलयन का रंग नीला होता है। Fe सल्फेट के साथ जुड़ेगा, FeSO4 का निर्माण कर दिया जो हल्के हरे रंग का होगा। और जो लोहे की जो कील है उसकी सतह के चारों तरफ कॉपर जो भूरे रंग का होता है वो उसकी सतह के ऊपर चिपक जाएगा और लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा, बाद में भूरे रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से Fe CuSO4 में से Cu को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है और FeSO4 फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को हटा देता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोहे की कील का रंग भूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी सतह पर कॉपर का जमाव हो जाता है। कॉपर का जमाव हो जाता है जो लाल भूरे रंग का होता है। जो लाल भूरे रंग का होता है। नीले रंग का विलयन नीले रंग का विलयन यानी CuSO4 जो हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीले रंग का विलयन
हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने एग्जाम्पल 2 को अच्छे से समझा है। इसके बाद में बात करेंगे एग्जाम्पल 3 के बारे में। इसके बाद में बात करेंगे एग्जाम्पल 3 के बारे में। एग्जाम्पल 3 में अपन अभिकारक में एक अभिकारक लेंगे लेड यानी पीबी। इसकी अभिक्रिया CuCl2 से कराएंगे। पीबी सॉलिड अवस्था में है, CuCl2 एक्वस है। यहां लेड एक अभिकारक है और एक तत्व भी है। दूसरा अभिकारक कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड में कॉपर धातु उपस्थित है। सक्रियता श्रेणी में देखकर हम यह पता लगाएंगे कि लेड और कॉपर में से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो लेड ये रहा पीबी और दूसरा कॉपर ये रहा। इसका मतलब लेड जो है वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ है, जो अधिक अभिक्रियाशील है, और जो कॉपर है वो नीचे की तरफ है, जो लेड से कम अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील लेड धातु कॉपर क्लोराइड में से कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित कर देगी, हटा देगी। कॉपर के विस्थापित या हटने के बाद लेड इस क्लोराइड से रिएक्शन करेगा या उससे जुड़ जाएगा और नए यौगिक का निर्माण करेगा, जो क्या होगा PbCl2। यानी कि लेड अधिक अभिक्रियाशील था, इसने कॉपर को विस्थापित किया, कॉपर की जगह खुद जुड़ा और PbCl2 यानी लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। या PbCl2 एक्वस है, कॉपर सॉलिड है। पीबी को लेड लिखेंगे, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। PbCl2 इसे लेड क्लोराइड कहते हैं। और ये कॉपर है। तो विस्थापन के तीनों उदाहरणों में हमने यह चीज सीखी कि जो अभिकारक में अधिक अभिक्रियाशील तत्व या जो धातु है वो कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को विस्थापित करेगा और विस्थापित करने के बाद उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया को हमने अच्छे से समझा है। इसके बाद में बात करेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जो द्वितीय विस्थापन का शब्दों में ही अपन अर्थ निकालना चाहें तो दो का विस्थापन, दो तत्वों या धातु का विस्थापन, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अलग अलग अभिकारकों में उपस्थित आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अलग अलग अभिकारकों में उपस्थित अलग अलग अभिकारकों में उपस्थित आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस डेफिनेशन को अपन उदाहरण से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। अभिकारक के रूप में अपन Na2SO4 लेंगे जो एकवश है। इसे सोडियम सल्फेट कहते हैं। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की क्रिया दूसरे अभिकारक जो यहां बेरियम क्लोराइड होगा, जिसे BaCl2 से लिखेंगे। यह भी एकवश है। बेरियम क्लोराइड इन दोनों की क्रिया से उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट का निर्माण होगा, यानी BaSO4 जो सॉलिड है इसे बेरियम सल्फेट कहेंगे और NaCl का निर्माण होगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन आयनों के माध्यम से समझते हैं, यानी पहले अभिकारक में सोडियम आयन उपस्थित है। सोडियम आयन को Na संयोजकता के रूप में +1 लिखेंगे। दूसरा आयन सल्फेट आयन है जिससे SO4-2 लिखेंगे। दूसरे अभिकारक में भी 2 आयन उपस्थित हैं। पहला बेरियम है। बेरियम की संयोजकता +2 होती है। दूसरा आयन क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन की संयोजकता -1 होती है। जैसा कि डेफिनेशन या परिभाषा में लिखा है, अलग अलग अभिकारक, एक अभिकारकी है दूसरा अभिकारकी है, इनमें उपस्थित आयन्स, पहले वाले में 2 आयन उपस्थित हैं, दूसरे वाले में भी 2 आयन उपस्थित हैं। इन आयन्स के मध्य आपस में आदान प्रदान होता है। इसका क्या मतलब है? तो पहले अभिकारक में Na+1 यानी धनात्मक आयन उपस्थित है, जो दूसरे अभिकारक में ऋणात्मक आयन के साथ जुड़ेगा।
जुड़ने से NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक इसी प्रकार पहले अभिकारक में उपस्थित दूसरा आयन जो यहां सल्फेट आयन है, दूसरे अभिकारक में उपस्थित एक आयन यहां बेरियम आयन है। सल्फेट आयन ऋणात्मक आयन है जो धनात्मक आयन के साथ में जुड़ेगा और BaSO4 का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अलग अलग अभिकारक में उपस्थित आयन्स के मध्य आदान प्रदान होगा और उत्पाद का निर्माण होता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। यहां बेरियम सल्फेट हमें सवेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, सवेत अवक्षेप के रूप में। यह बेरियम सल्फेट जल में अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है। तो इस प्रकार से अपन ने द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया। और एक बात और जो है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में सवेत अवक्षेप का निर्माण हुआ, यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। आप कहेंगे कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों है, तो इसका आंसर होगा कि इसमें उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ जो सवेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि इसमें अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। और आप यूं ही बने रहिए साइंस क्रिस्टल क्लासेज में, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।